Okay, good morning, 10th class. So class, we were on chapter number 1 of history, rise of nationalism in Europe, and we have done the major part of the chapter. हमने काफी कुछ किया है, हमने idea of nationalism कैसे develop हुई ये देखा है. सबसे पहले फ्रांस में कैसे idea of nationalism start हुआ वो देखा हमने. उसके बाद we did talk about the changes that were brought by Napoleon और उसके बाद नेपोलियन को कैसे सप्रेस किया कंजर्वेटिव कंट्रीज ने. और फिर उसके बाद फाइनली हाउ डिड द चेंज रिगार्डिंग ये जो रेवोल्यूशन, पहले कंजर्वेटिज्म आ गया, उसके बाद वापस से कैसे रेवोल्यूशंस हुए और जिसके कारण वापस से फ्रांस में आ गई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. बाकी हर जगह पे कुछ अलग अलग चेंजेस आने लग गए. एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर क्लास वी अंडरस्टूड दैट सिर्फ स्ट्रगल या रेवोल्यूशन जो है ना अकेले दे डू नॉट, इट इज नॉट दैट ओनली दिस इज द वे टू जनरेट और arise the feeling of nationalism among the people, but हमने देखा था romantic feeling, that means kind of love for your nation and trying to make people realize that culture and your language, your music, your folk dance, your history, all of these are also very important, and they also somehow create the feeling of nationalism being one in all of us. तो ये वाला हमने कर लिया था, इसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए थे. नाउ वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक व्हिच इज हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट. ओके, तो अब जब हम ये टॉपिक करते हैं इसमें देखते हैं अगेन हम इसको थोड़ा सा फ्रांस से वापस से रिलेट करेंगे तो अच्छा रहेगा. इट विल बी अगेन अ काइंड ऑफ स्टोरी दैट विल कंटिन्यू. I'll again relate it, so again it will become like a continuous story for you and it will become easier for you to remember. अब क्लास अराउंड 1830 जो है वो एक ऐसा टाइम था जब पूरे यूरोप में इकोनॉमिक डिप्रेशन हो रहा था. इकोनॉमिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी फॉर द यूरोपियंस एंड दे डिड नॉट नो हाउ टू डील विद इट. तो जो फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी है वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी यूरोप में. तो जो पॉपुलेशन बढ़ी है तो क्या है, बहुत सारे लोग बढ़ गए. तो लोग बढ़ गए मतलब जिनको काम चाहिए वो लोग बहुत ज्यादा बढ़ गए, बट इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ी थी कि सबको काम मिल पाए. तो इसलिए यहाँ पे एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम का रीजन ये था. उसके बाद क्या हुआ, जितनी भी रूरल एरिया से पॉपुलेशन है वो बेचारे काम के तलाश में टू सर्च फॉर वर्क दे स्टार्टेड मूविंग इनटू द सिटीज. और वहां पे फिर स्लम में सिटीज में ओवर क्राउडेड स्लम्स बन गए थे, वहां उनको रहना पड़ रहा था. जो सिटीज में और टाउन्स में स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि इंग्लैंड से जितने भी चीप मशीन मेड गुड्स आ रहे थे, क्योंकि हमने पढ़ा था सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी. तो इंडस्ट्रीज में जब चीजें मास स्केल में प्रोड्यूस होती है तो कंपैरेटिवली उनके प्राइस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और एक एक जैसे प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट सेम क्वालिटी के प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो जब सब जगह पे इंग्लैंड के मशीन मेड गुड्स आने लग गए तो इन लोगों को बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा. किसको, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे टाउन में. तो एक प्रॉब्लम ये हो गई और स्पेशली ये टेक्सटाइल प्रोडक्शन में हो रहा था क्योंकि अर्लियर पहले लोग क्या करते थे अपने घरों में स्मॉल वर्कशॉप्स में ज्यादा कोई मशीन्स बिना यूज किए हुए वो लोग अपने जितने भी टेक्सटाइल है वो प्रोड्यूस कर रहे थे. तो इनके इसीलिए प्रोडक्ट कंपैरेटिवली महंगे होते थे. तो अब जब इंग्लैंड के मेड मशीन मेड गुड्स चीपर प्राइस में और बहुत ज्यादा अवेलेबल हो गए थे तो लोग वो खरीद रहे थे. तो इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. बट ऑब्वियसली जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी है उनके तो कोई कमी नहीं है पैसे की ना. दे हैव लॉट ऑफ इनकम, दे हैव बिग बिग यू कैन से फार्म्स और जिस हिसाब से उनके काम थे तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी. वो तो स्टिल बहुत पावरफुल थे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे, नो प्रॉब्लम. बट जो पीजेंट्स थे ना उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था. यहाँ पे तो इकोनॉमिक डिप्रेशन है, चीजें नहीं अवेलेबल है, काम नहीं है और
एक तरीके से जो उनके ऊपर फ्यूडल ड्यूज और ऑब्लिगेशन थी, जो टैक्सेस वगैरह थे, वो भी बढ़ते जा रहे थे, तो उनके लिए मुश्किल हो रहा था। इसके अलावा और एक प्रॉब्लम क्या हुई, जो फूड प्राइसेस हैं, फूड के प्राइसेस वो भी बढ़ने लग गए। और हमेशा कोइंसिडेंटली ऐसे होता है कि उसी साल बैड हार्वेस्ट भी हो जाता है ज्यादातर, तो हार्वेस्ट खराब हो गया तो और जो खाने के प्राइस हैं, ग्रेन्स के प्राइस हैं, वो और ज्यादा बढ़ गए। तो मेन इफेक्ट किस पे पड़ेगा, जो गरीब लोग हैं वो खा ही नहीं, मतलब उनके पास टाउन और जो एरियाज में जो लोग थे, गरीब लोग थे, वो अब बेसिक फूड भी उनको लेने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तो बहुत प्रॉब्लम थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, जिसके कारण ऑल ओवर यूरोप जो है पीपल वर रियली डिससैटिस्फाइड। तो ये 1830s में ऐसा हो रहा था और ये चलता रहा कई सालों तक। अब 1848 भी एक ऐसा ही साल था जब बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे थे ऑल ओवर यूरोप। हमें पता है प्राइसेस बढ़ गए थे, कभी हार्वेस्ट फेल था, चीजों जो स्मॉल स्केल वाले उनको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, मार्केट्स डाउन थे, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, काम नहीं था लोगों के पास, और वो काम की तलाश में सिटी आ रहे थे, स्लम्स में रह रहे थे, फिर भी पूरा काम नहीं मिल रहा था। तो अब क्या हुआ फ्रांस में, एक अगर वापस हम फ्रांस में आ जाते हैं, फ्रांस में क्या हुआ कि 1848 के अराउंड बहुत ज्यादा यहाँ पे हम नोटिस करेंगे कि है ना, लोग जो है वो परेशान हो गए थे, स्पेशली जो पीजेंट क्लास है, पुअर हो, वो बहुत पुअर थे, अनएम्प्लॉयड थे, काम नहीं था उनके पास, खाना नहीं हो रहा था, और वो लोग बहुत ज्यादा इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब 1848 में तो इतनी सिचुएशन खराब हो गई कि वो लोग रोड पे आ गए। रोड पे क्यों आ गए? रोड पे आ गए टू बेसिकली फाइट एंड टू प्रोटेस्ट। अब अगर कंट्री में कोई भी प्रोटेस्ट होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो हम किसके पास जाते हैं? हम जाते हैं जो लीडर होता है, जो कंट्री का मेन हेड होता है। तो उस टाइम फ्रांस का मेन हेड कौन था? हमने पढ़ा था लुई 16 बना था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। तो वो चीजों को सॉल्व भी नहीं कर पा रहा था। तो बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, पीपल वर वेरी वेरी एंग्री ऑन हिम, and people were so angry on him that इस टाइम पीरियड में इन्होंने क्या किया, ये लोग सारे के सारे मूव करने लगे टुवर्ड्स दी पैलेस जहां पे लुई फिलिप रह रहा था, और बैरिकेड्स खड़े कर दिए थे। पीपल वर सो with so much of, they were disappointed, distressed, they were coming in protest mode, इतने एंग्री मोड में आ रहे थे, और इस तरीके से आए थे कि पूरे पैलेस इरेक्ट कर दिए गए, मतलब बैरिकेड्स, चारों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए थे पैलेस के। एंड लुई फिलिप वाज सो, ही न्यू दैट नाउ पीपल आर रियली एंग्री, और कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होगा। सो ही वाज सो स्केयर्ड दैट ही फाइनली ही वाज फोर्स्ड, मतलब ऐसी कंडीशन हो गई थी कि उनको वहां से भागना पड़ा। अब क्या हुआ, अब जब राजा नहीं रहा, मेन रूलर नहीं रहा, वही भाग गया, तब जो वहां की फ्रांस की नेशनल असेंबली थी, उसने फाइनली वापस से फ्रांस को क्या डिक्लेयर किया? रिपब्लिक। इफ यू ऑल रिमेम्बर, पहले भी जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को हटा के राजा को जब गिलोटिन किया गया था, तब भी उन्होंने रिपब्लिक डिक्लेयर कर दी थी, और फिर बाद में आया था दूसरा टाइप के रूल आए थे, रॉब्सपेयर आए थे, और बाद में नेपोलियन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे वापस से रिपब्लिक हो गया। रिपब्लिक तो बना दिया इन्होंने, अब इन्होंने इस रिपब्लिक में क्या क्या चेंजेस लाए? वो चेंजेस लाए जिनसे वो परेशान थे। सबसे पहले उन्होंने बोला सारे एडल्ट मेल्स, ऑल द एडल्ट मेल्स अबव, दैट इज अबव 21 इयर्स ऑफ एज, वो जो है उन सबको राइट टू वोट मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा सेकंड प्रॉब्लम क्या थी? लोग क्यों परेशान थे? क्योंकि उनके पास काम नहीं था। तो इन्होंने बोला सबको हम देंगे राइट टू वर्क। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप करना चाहते हो काम, तो एक प्रोसीजर था जिसे आप अप्लाई करोगे एंड ऑल ऑफ दैट, और उसके बाद ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है दैट दे विल गिव यू वर्क। तो राइट टू वर्क दिया सबको। अब ये बोलना तो आसान है कि राइट टू वर्क दे दिया, पर राइट टू वर्क के लिए करेंगे क्या? गवर्नमेंट ने बोला हम नेशनल वर्कशॉप सेटअप करेंगे।
तो अगर गवर्नमेंट नेशनल वर्कशॉप सेटअप करेगी, उसमें लोगों को काम देगी, तो धीरे धीरे क्या है सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास काम होगा, उनकी इनकम होगी, वो ज्यादा चीजें खरीदेंगे, वो जब चीजें खरीदेंगे तो वापस से जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी इनकम बढ़ेगी, फिर ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना है, इनकम बढ़ी तो और लोगों को एम्प्लॉयमेंट पे रखा और लोगों को काम मिला, तो उससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो एक बार इसको इस टॉपिक को एंड करने से पहले एक बार हम कंप्लीट लिंक में पढ़ लेते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन से अगर स्टार्ट करें तो पहले 1789 में लुई फिलिप को मोनार्क, प्रॉपर मोनार्क से हटा के वहां कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गई। उसके बाद रिपब्लिक बन गया फ्रांस। रिपब्लिक के बाद रॉब्सपेयर आया। रॉब्सपेयर के बाद वो बहुत ज्यादा ही अपने हिसाब से रूल कर रहा था, तो उसको हटा के डायरेक्टरी आई। फिर डायरेक्टरी आपस में ही कर रहे थे प्रॉब्लम, और इसीलिए नेपोलियन पावर में आए। नेपोलियन ने 1804 में खुद को डिक्लेयर कर दिया एम्परर ऑफ फ्रांस। अब क्या हुआ, ही स्टार्टेड टू एक्सपैंड, और Napoleonic Code was introduced. Other countries were initially happy with the changes he was bringing, but आगे फिर वो expand होके politically ज्यादा powerful होने लग गया। उसको रोकने के लिए कंजर्वेटिज्म आया। चार बड़ी कंट्रीज ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने मिलके क्या किया, नेपोलियन को हरा दिया बैटल ऑफ वाटरलू में। फिर ट्रीटी ऑफ वेना साइन हुई, जिससे वापस से बर्बन डायनेस्टी के एक रूलर को थ्रोन पे बैठा दिया गया, लुई 18 को। वो कंजर्वेटिज्म फॉलो कर रहा था, लोगों को कुछ उसके खिलाफ, मोनार्की के खिलाफ बोलने नहीं देते थे ये लोग। वापस से रेवोल्यूशनरी उठे, लिबरल नेशनलिज्म आया, और उन्होंने इसको हटा के रेवोल्यूशन के बाद जो बर्बन डायनेस्टी वाला लुई 18 था उसको हटा के वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कौन था, लुई फिलिप। अब धीरे धीरे 1830 के अराउंड क्या हुआ प्रॉब्लम, उसके बाद इकोनॉमिक डिप्रेशन स्टार्ट। ये 1830 में हुआ था, लुई फिलिप बन गया, बट उसके बाद इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही थी, चीजें सॉल्व नहीं हो रही थी, लोग परेशान हो गए थे। 1848 तक लोग इतने परेशान हो गए थे कि वो राजा को मतलब एकदम उसके महल की तरफ मार्च कर दिया, जिसके कारण राजा को वहां से भागना पड़ा। और फिर फाइनली उन्होंने वापस से फ्रांस को क्या डिक्लेयर कर दिया, एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया, जिसमें 21 ईयर्स अबव के सारे मेल वोट करेंगे, सबको राइट टू वर्क मिलेगा। और इस तरीके से हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो फ्रांस की स्टोरी है 1848 तक इतनी है। ठीक है, तो ये हमने एक कंटिन्यूएशन में पढ़ लिया। एक इससे रिलेटेड टॉपिक ही हम पढ़ लेते हैं, देन वी विल बी एबल टू फिनिश दिस टॉपिक। देखो, देयर इज वन एग्जांपल दैट इज गिवन इन योर बुक। अर्लियर 1845 में एक जगह है सिलेसिया, वहां पे वीवर्स ने रिवोल्ट किया था अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स। नाउ अंडरस्टैंड व्हाई आर दे टेलिंग अस दिस स्टोरी। हुआ क्या था, हमें पता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रही थी। वहां पे एक सिस्टम था कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो वीवर्स को कुछ काम देते हैं, सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल, और ऑर्डर देते हैं कि आपको इतनी अमाउंट या इतना जो टेक्सटाइल है बनाना है इस पर्टिकुलर डिजाइन का, और इस टाइम पीरियड तक आपको हमें देना है। इसके बदले में उनको पेमेंट मिल जाती थी, ठीक है, वेजेस मिल जाती। अब जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये जो अपने पास इंसिडेंट है, ये एक जर्नलिस्ट विलियम वॉल्फ ने डिस्क्राइब किया है सिलेसिया विलेज के बारे में। कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया, इन्होंने सोचा लोगों को काम की बहुत जरूरत है, तो इन्होंने पेमेंट को बहुत रिड्यूस कर दिया कि इधर यू डू, नहीं तो हम और किसी को काम दे देंगे, बहुत लोगों के पास काम नहीं और हम तो आपको कम ही देंगे पेमेंट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो ये वीवर्स थे ना, ये बहुत परेशान थे। तो ये लोग सारे जो हैं लगा ऑलमोस्ट हम बोलेंगे 18,000 के अराउंड इनहैबिटेंट जो है कॉटन वीविंग वाले, वो बहुत प्रॉब्लम में थे, और जॉब्स ऑब्वियसली उनको चाहिए थी, तो इस चीज का एडवांटेज कॉन्ट्रैक्टर्स ने लिया और प्राइस कम कर दिया। इस चीज से लोग परेशान थे, और उन्होंने क्या किया, 4 जून को 2 PM को एक बहुत बड़ा क्राउड जो वीवर्स का है, वो कॉन्ट्रैक्टर्स के अपने घर से निकल के, कॉन्ट्रैक्टर्स का बहुत बड़ा बंगलो जैसे था, वहां पे पहुंचे और वहां उनसे डिमांड की कि हमें हायर वेजेस चाहिए।
तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया, डांटा, थ्रेट किया, उनके मतलब बहुत समय बहुत बुरी तरीके से उनको ट्रीट किया गया, जिसके कारण उन लोगों को बहुत गुस्सा आ गया। ठीक है, तो कुछ लोगों ने क्या किया, वो फोर्सफुली घर के अंदर गए, उन्होंने जो उसका बहुत बड़ा बंगलो था उसके विंडोज तोड़े, फर्नीचर जितने आइटम्स थे सबको तोड़ दिया, और कोई स्टोर हाउस में चला गया, उनके जो क्लोथ की जो सप्लाई थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, फाड़ वाड़ दिया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जो है कॉन्ट्रैक्टर, द कॉन्ट्रैक्टर वाज रियली स्केयर्ड कि ये क्या हो रहा है, एंड दीस पीपल आर बिकमिंग सो दे आर प्रोटेस्टिंग इन सच अ वे और डिस्ट्रॉइंग द थिंग्स। सो कॉन्ट्रैक्टर जो अपनी फैमिली के साथ पास के विलेज में भाग गया, बट वहां के विलेजर्स ने भी उसको शेल्टर नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो वहां के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो भी तो वहां के वीवर्स के साथ ऐसा ही कर रहे थे, तो कैसे वहां के गांव उनको शेल्टर दे देंगे। बट ऑब्वियसली वो वीवर वाज ए इन्फ्लुएंशियल वन, तो उसने अपना सोर्स लगा के एंड आगे इंफॉर्मेशन आई, जिसके कारण आर्मी आ गई थी, और आर्मी ने उनके अगेंस्ट एक्शन लिया, जिसमें 11 वीवर्स वर शॉट। अब ये एक छोटा इंसिडेंट हमें क्यों बताया गया, ये इसलिए एक बता रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे तो सब जगह हो रहे थे, क्योंकि लोग जो है परेशान हो गए थे विद द काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन, और अब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये चीज बढ़ते बढ़ते फिर 1848 के अराउंड इतना बड़ा फॉर्म ले लिया था फ्रांस में, जिसके कारण पूरी गवर्नेंस ही जो है वो ही चेंज हो गई। ठीक है, सो आई थिंक इससे ये जो हमारा टॉपिक है कौन सा, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, दैट मस्ट बी क्लियर टू यू। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। Now we come to the topic 1848, the revolution of the liberals. Now हमें ये तो यहाँ पे पता चल गया है कि जो सिचुएशन है वो ऑल ओवर द यूरोप ऐसी ही थी, where people were dissatisfied with the kind of situation that was existing, है ना। सब जगह ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो रही थी, सब जगह ही जो पुअर सेक्शन है they were dissatisfied, और फ्रांस का हमने स्पेशल केस पढ़ लिया। अब इसी से रिलेटेड हम देखेंगे ऑल ओवर यूरोप भी कुछ ना कुछ रिवोल्ट चल ही रहे थे। तो पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ द पुअर, unemployed and the starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, जो एक और रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जिनके लीडर कौन थे? लीडर थे एजुकेटेड मिडिल क्लास। That means this revolution was going on because the people were dissatisfied, unemployment था, पुअर जो है they were not happy, starving condition आ गई थी, वर्कर्स की भी प्रॉब्लम थी। तो बट ये जो पूरा रेवोल्यूशन है इसको लीड कौन कर रहे थे? एजुकेटेड मिडिल क्लास। तो जो 1848 में फ्रांस में जब हमने देखा कि फाइनली मोनार्क को हटा दिया गया और रिपब्लिक आ गया था और यूनिवर्सल मेल सफरेज आ गया था, तो बहुत सारे जो यूरोप के बाकी भी जो कंट्रीज थे, इंडिपेंडेंट स्टेट्स जैसे थे, या हम बोलेंगे अभी वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स नहीं टोटली बन पाए हैं, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, यहाँ पे जो लिबरल मिडिल क्लास वाले थे ये बोल रहे थे हमें भी चेंज चाहिए अपने गवर्नमेंट में, और चेंज हमें किस फॉर्म में चाहिए? हमें चेंज चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें नेशनल यूनिफिकेशन चाहिए। ओके, सो दिस वाज व्हाट वाज हैपनिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप एज वेल। इस चीज का एडवांटेज लेके कि एवरीवेयर पीपल आर डिससैटिस्फाइड, ये जो लोग हैं मिडिल क्लास, इन्होंने अपनी डिमांड्स आगे रखी, जिसमें ये बोल रहे थे, इनकी क्या मेन डिमांड्स थी कि हमें नेशन स्टेट चाहिए, और ये जो हमारा नेशन स्टेट है ये किस बेसिस पे होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए, और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। Important thing, this period was the period in Europe where people were dissatisfied. So along with the poor and the unemployed section, workers, peasants, etc., the middle class also came into view. They were the leaders of the revolution.
they said that we want a nation state जो parliamentary principles पे चले, कॉन्स्टिट्यूशन हो, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, हमारे पास फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, हमारे पास फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो, हम ग्रुप फॉर्म कर सके, हम मीटिंग फॉर्म कर सके, ठीक है। सो दिस इज द बैकग्राउंड। अब हम आ जाते हैं जर्मनी में। जर्मनी में क्या हुआ कि बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म हो गई थी, जिनके मेंबर्स जो हैं वो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, जैसे प्रोफेशनल्स, इनके अलावा बिजनेसमैन भी थे और प्रॉस्पेरस आर्टिजन्स भी थे। इन सब ने क्या किया, ये लोग सारे एक साथ मिलके ये सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में गए और इन्होंने अपने आप ही डिसाइड कर लिया कि हम वोट करेंगे फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, मतलब हम नेशनल असेंबली फॉर्म करेंगे, ठीक है। इन लोगों ने पूरा ये चीज कर ली। अब 18 मई 1848 को 831 ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, ये फेस्टिव प्रोसेशन के जैसे, फेस्टिवल जैसे मार्च करते हुए ये पहुंचे, बेसिकली दे with this festive procession to take their place in the Frankfurt Parliament convened in the Church of Saint Paul। तो ये लोग यहाँ पहुंचे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, चर्च ऑफ सेंट पॉल के आस अंदर, वहां पे उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, ठीक है। सोचो दे जस्ट ड्राफ्टेड आल्सो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द होल जर्मनी और होल ऑफ जर्मनी, पूरे जर्मन नेशन में। और इन्होंने बोला हमें हेड टू मोनार्की चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए, हेडेड बाय मोनार्की सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहिए, ठीक है। इन्होंने बोला हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। बट जब इनके डिप्यूटी गए राजा के पास और इन्होंने राजा को ऑफर किया क्राउन ऑन दीज टर्म्स कि नाउ वी वांट अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, द किंग फेडरिक विलियम IV, जो किंग ऑफ प्रशिया थे, इफ यू रिमेम्बर मैंने बोला था जर्मनी में जब भी कुछ होगा मेनली प्रशिया ही जनरली इंपॉर्टेंट होता है, हेड करता है, जैसे ज़ॉल्वरिन में हुआ था। तो अब जर्मनी के जो प्रशिया के किंग थे फेडरिक विलियम IV, उसके पास जब ये लोग गए कि आप किंग ऑफ प्रशिया हो, हम चाहते हैं आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनो, ही रिजेक्टेड इट। What did he say? मुझे ऐसा पावर नहीं चाहिए, I don't want this limited kind of power, because obviously वो हमेशा से मोनार्क थे, उनके पास इतने ज्यादा पावर थे, why will he accept such limited power? He said, I am leaving, I do not want any kind of this position और constitutional monarchy नहीं चाहिए, and he went along with the other monarchs, जो बाकी monarchs थे उनके साथ चले गए और ये लोग मिलके अपोज कर रहे थे जो इलेक्टेड असेंबली बनी थी उसको। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे दैट मीन्स यहाँ पे एक अपने तरीके से जर्मनी के कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशन ने क्या बना ली, ये गवर्नेंस बना ली। बट द पार्लियामेंट जो है, अब धीरे धीरे हम देखेंगे कि ये जो ऑपोजिशन कर रहे थे, ये मोनार्की, मिलिट्री और एरिस्टोक्रेसी, ये तो स्ट्रॉन्ग हो रहा था, और जो पार्लियामेंट बना था ना उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। ये जो पार्लियामेंट है इसमें मेन कौन थे, हमने पढ़ा मिडिल क्लास थे, एजुकेटेड थे, बड़े बिजनेसमैन, ये लोग थे। तो ये लोग क्या कर रहे थे, जो वर्कर्स की डिमांड है उसको सुन ही नहीं रहे थे। क्यों नहीं सुनेंगे क्लास, सिंपल सी चीज है, बिजनेसमैन है और प्रॉस्पेरस बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब ये बिजनेसमैन है, अगर ये वर्कर्स की डिमांड सुनेंगे तो नुकसान तो इनका ही है। सो दे वर नॉट लिसनिंग टू द डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स एंड द आर्टिजन्स, और इसीलिए वर्कर्स और आर्टिजन्स धीरे धीरे अपना सपोर्ट जो है, जो पहले मिडिल क्लास को दे रहे थे, वो इन्होंने वापस ले लिया। और इधर जो है ये राजा पावरफुल हो रहे हैं, मोनार्क, और उनकी एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री पावरफुल हो रही है। इन लोगों ने फिर क्या किया, ट्रूप्स के थ्रू आए और असेंबली को फाइनली फोर्स कर दिया कि वापस से आप डिसबैंड हो जाए, और वापस से जर्मनी में क्या आ गई, मोनार्की आ गई। अब हम देखेंगे इनको ये समझ आ गया है, किसको, ये जो मोनार्क फॉर्म हुए हैं, दे हैव अंडरस्टूड इट दैट अब अगर ये लोग एग्जिस्टिंग सिस्टम में कुछ चेंज नहीं लाएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, वापस से ये साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन कंटिन्यू रहेगा। क्या साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन चल रहा है
मोनार्क हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ रही है, लिबरलिज्म से ये डेमोक्रेसी रिपब्लिक आ रही है, फिर मोनार्की आ रही है, फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ रही है, उसके बाद फिर से लिबरलिज्म। मतलब ये तो कंटिन्यू होता ही रहेगा, तो हमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो इन चेंजेस के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद देयर इज वन पैराग्राफ गिवन रिलेटिंग टू द वुमेन, वो भी हम देख लेंगे। आई एम डूइंग दिस फर्स्ट, आई एम डूइंग द लेटर पैराग्राफ, आई एम एक्सप्लेनिंग यू, क्योंकि लिंक में है। मोनार्क जो है, कंजर्वेटिव फोर्सेस जो उन्होंने लिबरल मूवमेंट्स को सप्रेस तो कर दिया 1848, बट वो एग्जैक्ट पुराना सिस्टम एस्टैब्लिश नहीं कर रहे थे। उनको ये पता चल गया था कि ये जो साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन है, और फिर से सप्रेशन, फिर से रेवोल्यूशन, फिर से रिप्रेशन, ये तो चलता ही रहेगा जब तक के हम कुछ कुछ कंसेशंस ना दे दे इन लिबरल नेशनलिस्ट को, इन रेवोल्यूशनरीज को। तो इसीलिए 1848 के वॉर के बाद क्या हुआ, जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की, उन्होंने मोनार्किकल सिस्टम में कुछ चेंज लेके आए। क्या क्या चेंजेस लेके आए वो? सबसे पहले जो पहले वेस्टर्न यूरोप और कहीं कहीं पे जो चेंजेस आ गए थे, वो अब ये लोग सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में भी इंट्रोड्यूस कर रहे थे। जैसे हमने पढ़ा था किसी किसी जगह पे सर्वडम और बॉन्डेड लेबर हट गया था, अबॉलिश हो गया था, वो इन्होंने यहाँ पे अबॉलिश कर दिया। इन्होंने जहाँ पे भी हैब्सबर्ग डोमिनियन और रशियन डोमिनेंस था, वहां पे ये सर्वडम और बॉन्डेड लेबर को हटा दिया। फिर क्या किया इन्होंने, जो हैब्सबर्ग के रूलर थे उनका रूल हंगेरियन के ऊपर था, तो उन्होंने हंगेरियन के कुछ लोगों को क्या मतलब हंगेरियन के लोगों को थोड़ी सी फ्रीडम दे दी, थोड़ी सी ऑटोनॉमी दे दी। और ऑटोनॉमी किस फॉर्म में दी कि वो कुछ कुछ जगह पे अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि लोग जो है वो एक बार को थोड़े से शांत हो जाएंगे, वो सोचेंगे कि ठीक है मोनार्की तो है, पर एटलीस्ट ये हमारे बारे में सोच रहे हैं और ये ऐसे चेंजेस ला रहे हैं जैसे हम चाहते थे। तो इस तरीके से लिबरल नेशनलिस्ट जो है वो भी थोड़े से सेटिस्फाइड हो जाएंगे, और वो भी जब सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो ये जो साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन है और बार बार जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं गवर्नेंस में, पॉलिटिकल सिस्टम में, ये क्या हो जाएगी, ये थोड़ी सी सॉल्व हो जाएगी। ओके, सो दिस वाज बेसिकली व्हाट वाज हैपनिंग इन यूरोप। अब हम आ जाते हैं ऑन द टॉपिक दैट वी लेफ्ट, व्हिच इज मेंशन्ड इन योर बुक बिफोर दिस टॉपिक, जो हमने अभी कवर किया। नाउ जब भी हम देखेंगे क्लास, कोई भी रेवोल्यूशन होगा, कुछ भी होगा, women are taking part very very actively, बहुत एक्टिवली women participate करती हैं। तो similar was the condition here also, but हर जगह हमें ये भी पता है women को political right कभी नहीं मिलता है। तो ये जो issue of extending political rights to women, ये एक controversial issue है within the liberal movement itself. Number of women participated every time in this revolution, year after year, हमेशा participate करती है। women अपने political association भी form करती है, उन्होंने newspapers भी form अपने print करने शुरू किए, publish करने शुरू किए, वो हर political meeting में, हर demonstration में part लेती है। But whatever it be, जब भी political right की बात आती है तो क्या हो जाता है, women are never given the सफरेज राइट्स। मतलब पॉलिटिकल पावर तो दूर की बात है, वेरी फार ऑफ की पॉलिटिकल पावर देंगे, पर उनको तो राइट टू वोट भी नहीं दिया जाता। जब हमने अभी अभी जर्मनी में पढ़ा था ना कि वो चर्च ऑफ सेंट पॉल में मिले थे सब लोग, ठीक है, इसकी पिक्चर इज आल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 18 इन योर बुक। तो जब चर्च ऑफ सेंट पॉल में ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हो रही थी, पूरी पार्लियामेंट में पूरी मीटिंग और हो रही थी, तब भी विमेन को सिर्फ एज ऑडियंस या सिर्फ एज ऑब्जर्वर्स, जो विजिटर गैलरी है ना, उसपे उनको अलाउड था दैट यू कैन जस्ट स्टैंड इन दैट विजिटर गैलरी, यू विल ओनली स्टैंड इन विजिटर गैलरी एंड you will obviously not participate in any of the political activity.
सो इससे हमें पता चलता है women everywhere continue to fight for their political rights and slowly and gradually they gained it in different parts of Europe and different parts of the world as and when जैसे जिस country में change आया वहां पे women को rights मिले. Okay. सो हमने इसमें फाइनली पूरा कर लिया कि कैसे क्या चेंजेस आए थे. रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल में कैसे लिबरल ने चेंज करने की कोशिश की बट वापस से क्या आ गया, मोनार्की ही आ गई और विमेन को कहीं इंपॉर्टेंट पार्ट पॉलिटिकल राइट नहीं मिले, राइट टू वोट नहीं मिला, ओनली एज विजिटर एंड ऑब्जर्वर्स उनको जो सेंट पॉल वाला चर्च था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में ऑडियंस के फॉर्म में उनको अलाउ किया था टू एंटर दिस एरिया चर्च ऑफ सेंट पॉल. एंड फाइनली हमने देखा ठीक है मोनार्की एस्टैब्लिश तो हो गई पर मोनार्क्स को ये समझ आ गया कि ऐसे ही अगर हम ऐसे ही विदाउट ब्रिंगिंग चेंजेस रूल करते रहेंगे तो ये साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन और साइकिल ऑफ डिप्रेशन और वापस चेंज टाइप ऑफ गवर्नेंस वो होता ही रहेगा. इसलिए उन्होंने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, कुछ कंसेशंस दिए फ्यूडलिज्म और सर्वडम और बॉन्डेड लेबर को. कुछ एरिया जो है ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में हटा दिया. हैब्सबर्ग जहाँ पे डोमिनेशन थी वहां और रशियन डोमिनेशन थी और रशिया में और हैब्सबर्ग रूलर ने हंगेरियन लोगों को थोड़ी पावरफुल दी और कुछ और चेंजेस लेके आए, कुछ कंसेशंस दिए, कुछ इंप्रूवमेंट लाए ताकि लोग जो है वापस से रिवोल्ट ना करें. ठीक है. So with this we complete this topic. In our next class we'll be talking about unification of Germany, Italy and Britain. ठीक है. Unification of Germany, Italy and Britain करके उसके बाद we will be left with two small topics, that is visualizing the nation and nationalism and imperialism, जो हम करेंगे in our subsequent classes. So I suppose आज जितना भी हमने किया है regarding the 1848 revolution of the liberal and the changes that were brought must be clear to you all. If you have any doubt relating to whatever we have covered today, please do come back with your problems and we'll discuss and solve. We'll see you all in the next class.